तो लिम्फेटिक सिस्टम में जो आज नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे एक्सेसरी ऑर्गन्स। पिछले वाले लेक्चर में मैंने जो आपको पढ़ाया था उसमें हमने लिम्फ नोड्स और स्प्लीन को कवर किया था। थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि लिम्फ नोड्स क्या है या स्प्लीन क्या है, इनके ऊपर पूरा एक शॉर्ट नोट भी आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा उस लेक्चर को हमने लंबा खींच लिया था। लेकिन अब जो ये लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें जो बाकी के सारे नेक्स्ट एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आइए थर्ड जो इसमें एक्सेसरी ऑर्गन था उसको शुरू करते हैं, दैट इज थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड थाइमस ग्लैंड क्या है? आप लोगों ने ग्लैंड तो बहुत सारे पढ़े हैं, आप लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बहुत से ग्लैंड भी पढ़े होंगे, लेकिन उसमें थाइमस ग्लैंड का एक बहुत ही छोटा सा रोल प्ले करता है एक्चुअली हमारी बॉडी में। अगर थाइमस ग्लैंड की मैं एग्जैक्टली सबसे पहले लोकेशन देखते हैं कि थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता कहाँ है। थाइमस ग्लैंड जो प्रेजेंट होता है, जैसे ये है लंग्स, ये लंग्स हैं, दीज आर द लंग्स, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग में यहाँ थोड़ा सा एक नोच भी होता है, जिस नोच के अंदर यहाँ हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस नोच के अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है। दिस इज द हार्ट। जो हमने यहाँ थाइमस ग्लैंड की लोकेशन देखनी है, थाइमस ग्लैंड इसमें मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है? थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है यहाँ, ये इसमें यहाँ जो भी है ट्रैकिया या ब्रोंकियोल्स आ रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ लंग्स का स्ट्रक्चर भी देखना, हमने यहाँ मेनली थाइमस ग्लैंड का स्ट्रक्चर ही देखना है। सो दीज आर द थाइमस ग्लैंड्स। इस तरह से टू लोब थाइमस ग्लैंड है, ये जो इसके अंदर है, दिस वन इज द थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड अब जो ये थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड के एक बड़ी मतलब इम्पोर्टेंट जो है, या बड़ी आप ये कह सकते हो कि इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कि एट्रोफी, एट्रोफी ATROPHY। एट्रोफी का क्या मतलब है? बाकी मेरे ख्याल से और किसी भी बॉडी ऑर्गन में ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती एट्रोफी। व्हाट इज द एट्रोफी? एट्रोफी का मतलब है कि जो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसके अंदर जो ये थाइमस ग्लैंड है बहुत सारा प्रोमिनेंट होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, प्रोमिनेंट है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, यानी एडोलेसेंस या प्यूबर्टी की जो एज है, वहां इसकी मैक्सिमम ग्रोथ होने के बाद, मैक्सिमम ग्रोथ होने के बाद इट्स ग्रोथ विल स्टॉप, ग्रोथ इसकी स्टॉप हो जाएगी। और जो एल्डर स्टेज होती है, एल्डर स्टेज है, एल्डर स्टेज में इट विल स्टार्ट टू कंप्रेस एंड धीरे धीरे ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, थाइमस ग्लैंड लुप्त हो जाएगा एंड रिप्लेस्ड बाय द फैट्स। इसका फंक्शन खत्म हो जाता है बॉडी में कि अब मेरा कोई फंक्शन नहीं है बॉडी में, तो ये थाइमस ग्लैंड जो है उसके बाद धीरे धीरे बॉडी से खत्म हो जाएगा और इट इज रिप्लेस्ड बाय द फैट्स। न्यूबॉर्न बेबी में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, एडोलेसेंस के अंदर इसकी मैक्सिमम ग्रोथ होने के बाद एडोलेसेंस तक, यानी प्यूबर्टी की जो एज है, जो आप लोगों की एज है, जो आप लोग इस वक्त सभी लोग लेक्चर लगा रहे हैं, 17, 18, 19 साल की जो एज है, वहां तक इसमें मैक्सिमम ग्रोथ होती है। तो उसके बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी और उसके बाद जो एल्डर स्टेज है, एल्डर स्टेज के बाद क्या होता है कि इट स्टार्ट टू कंप्रेस एंड रिप्लेस्ड बाय द फैट्स।
तो ये जो एक एट्रोफी का करैक्टर है, मेरे ख्याल से और किसी भी बॉडी ऑर्गन में ऐसा करैक्टर हम लोगों ने नहीं पढ़ा कि जो एज वाइज ये लुप्त होता जाता है। जो मेन करैक्टर है जो ये है थाइमस ग्लैंड का। लोकेशन आपने इसमें देख ही ली कि जो थाइमस ग्लैंड की जो लोकेशन है कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन द मीडियन पोर्शन के अंदर लोकेटेड है बिटवीन द टू लंग्स। और जो थाइमस ग्लैंड का जो मेन फंक्शन क्या होता है, it also plays a main role in the production of it also plays the main role in production of WBC cells, production of WBC cells, especially lymphocytes, especially T lymphocytes। T lymphocytes इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, स्पेशली T lymphocytes, नो B lymphocytes, B lymphocytes इससे प्रोड्यूस नहीं होते, नो B lymphocytes will be produced। दूसरा, it also plays a very important role as to kill the bacteria or to boost the immune system, to boost the immune system। और एट न्यूबॉर्न बेबी में जो थाइमस ग्लैंड है, दिस थाइमस ग्लैंड आल्सो secrete the hormones, that is thymopoietin, एंड एक और भी इसका हार्मोन था, जस्ट अ मिनट, एंड थाइमोसिन, थाइमोपोietin एंड थाइमोसिन। इन हार्मोन्स का क्या काम होता है? दीज हार्मोन हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ lymphocyte cells to plasma cells, as well as also boost up the immune system for long term immunity। क्लियर है? ये थाइमस ग्लैंड के बारे में है कि जो थाइमस ग्लैंड है इसका मेनली प्राइमरी फंक्शन होता है इन द अर्ली लाइफ में, इट इज मेनली प्राइमरी फंक्शन इन अर्ली लाइफ। अर्ली लाइफ में इसका प्राइमरी फंक्शन होता है। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर मेनली ये एट्रोफी की फिनोमिना शो करता है। उस एट्रोफी के फिनोमिना में क्या होता है कि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर मोस्ट प्रोमिनेंट ग्लैंड होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, प्यूबेरिटी तक इसकी मैक्सिमम ग्रोथ होने के बाद प्यूबेरिटी के स्टेज में इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। ग्रोथ स्टॉप होने के बाद इन द एल्डर स्टेज जो थाइमस ग्लैंड है it will start to compress और it will start to contract and then it is replaced by some fats। किसका भी काम खत्म हो गया बॉडी के अंदर। ये कुछ लिम्फोसाइट्स को, जो टी लिम्फोसाइट्स मेनली बनाता है, उन कुछ लिम्फोसाइट्स को ये प्लाज्मा सेल्स में भी कन्वर्ट करता है। बी लिम्फोसाइट्स इससे नहीं बनते और जो टी लिम्फोसाइट्स इसमें बनते हैं वो टी लिम्फोसाइट्स को ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर देता है फॉर द लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए। कुछ ऐसे डिजीज के लिए जो इम्यूनिटी के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए इनको लॉन्ग टर्म के लिए अलर्ट कर देता है। और उसके बाद जब इसका काम खत्म हो जाता है तो इसका काम खत्म होने के बाद ये जो ग्लैंड है वो धीरे धीरे फैट सेल से रिप्लेस हो जाता है। जो थाइमस ग्लैंड है दो हार्मोन भी सेक्रेट करता है, दैट इज थाइमोपोietin और थाइमोसिन इन द न्यूबॉर्न बेबी टू प्रोड्यूस द T lymphocytes and also to convert the T lymphocytes into the plasma cells। तो ये था थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट जो इसमें कंटिन्यू करते हैं दैट इज पेयर्स पैचेस।
पेयर्स पैचेस क्या चीज है? पेयर पैचेस जो मेनली प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये है हमारा इलियम का पोर्शन। इलियम जानते हो क्या चीज है? दिस वन इज द इलियम। यहाँ मैंने इलियम का काफी ब्रॉड ल्यूमेन बनाया है, ठीक है, वो जस्ट आपको दिखाने के लिए। यहाँ जो इलियम है, इलियम के यहाँ जो वॉल्स हैं, इन वॉल्स के ऊपर इस तरह से कुछ छोटे छोटे बिगिड बीड्स भी कई बार प्रेजेंट होते हैं। ये छोटे छोटे बिगिड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। दिस वन इस तरह से कोई सिमेट्री में प्रेजेंट नहीं होते, अनसिमेट्रिकली प्रेजेंट होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज द पेयर्स पैचेस। इनका मेनली क्या फंक्शन होता है? पेयर पैचेस का प्रेजेंट कहां होते हैं? दीज आर लोकेटेड इन द इलियम और स्मॉल इंटेस्टाइन। इनका भी काम क्या होगा? वही, दे विल ऑल्सो एक्ट एज अ, जो इनके अंदर मैक्रोफेजेस का काम करते हैं, टू क्लीन अप द बैक्टीरिया, क्लीन अप बैक्टीरिया और एंटीजन। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया को क्लीन अप करने में और एंटीजन को किल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें अपेंडिक्स। अपेंडिक्स की लोकेशन तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को पता होगी, फिर भी मैं इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि अपेंडिक्स होती कहाँ है। जो हम यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, दिस इज द असेंडिंग कोलोन, दिस इज द ट्रांसवर्स कोलोन, this one is the transverse colon and this one is the descending colon. descending colon के नीचे ये जो पोर्शन है, this one it is called as the appendix. This is called as the appendix. अपेंडिक्स का क्या काम होता है? दिस इज द असेंडिंग कोलोन, दिस इज द ट्रांसवर्स कोलोन एंड दिस इज द डिसेंडिंग कोलोन, जो नीचे की तरफ आ रही है। अपेंडिक्स भी क्या होती है कि सबसे लास्ट पोर्शन होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का। आपने एक डिजीज का नाम भी सुना होगा, दैट इज अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस अपेंडिसाइटिस क्या होती है कि सुनने में आया है कि जो अपेंडिसाइटिस होती है वहाँ पे जब हम एक्सेस में खाना खाते हैं या फूड कंज्यूम करते हैं, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन से जो फूड है, हमारा वेस्ट मटेरियल है, वो अपेंडिक्स के अंदर फंस जाता है। वो भी है एक रीजन कि जो डेब्रिस है वो एक्सेस में अपेंडिक्स के अंदर कलेक्ट हो जाता है। लेकिन अपेंडिक्स का मेनली काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? अपेंडिक्स का काम होता है कि ये कुछ बैक्टीरियाज को बॉडी के अंदर स्टोर करके रखती है, जो हेल्पफुल बैक्टीरियाज होते हैं। लेकिन जो अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो ये अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। जब इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है या एक्सेस में फूड या डेब्रिस मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ से कट करके इसको सर्जिकली ऑपरेट करके इस अपेंडिक्स पोर्शन को बॉडी से रिमूव आउट किया जाता है, क्योंकि इसका एज बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है। इसका फंक्शन सिर्फ यही है कि बॉडी के अंदर जो कुछ हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको स्टोर करके रखना, और साथ में ऑब्वियसली लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, तो लिम्फ नोड्स या कुछ लिम्फेटिक टिश्यूज इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए बॉडी के अंदर कुछ मैक्रोफेजेस या इम्यून सिस्टम में हेल्प करेगा। लेकिन हमारी बॉडी का ऑलरेडी इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा है
कि अगर हम यहाँ से छोटा सा ये अपेंडिक्स पोर्शन को बॉडी से निकाल देते हैं तो तब भी हमारी बॉडी में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर खुद ही जब इन्फेक्शन हो गई है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन कब होगी, इसका मतलब इसका अपेंडिक्स पोर्शन का इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर टॉपिक है पियर्स पैचेस हो गया, एक तो हो गया इसमें पियर्स पैचेस, नेक्स्ट हो गया इसमें अपेंडिक्स, next is small next is the tonsils। टॉन्सिल्स क्या है? टॉन्सिल्स आप लोगों ने सुने भी होंगे कि टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है। टॉन्सिल्स मेनली कहाँ लोकेट होते हैं? टॉन्सिल्स हमारे इस नेक रीजन में यहाँ लोकेट होते हैं। सिर्फ ये टॉन्सिल्स एक्चुअली 3 तरह के होते हैं, दैट इज फेरेंजियल टॉन्सिल्स, pharyngeal tonsils, palatine tonsils, palatine tonsils and lingual tonsils, lingual tonsils। जो pharyngeal tonsils हैं, pharyngeal tonsils these are located at the end of the pharynx, palatine tonsils these are located at the end of the pharynx or and nasal cavity, palatine tonsils these are located at the end of oral cavity, or lingual tonsils these are located in the on the sides of root of tongue। टंग की जो रूट है उसकी जो साइड्स है वहां पर लिंगुअल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब हमें टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, टॉन्सिलाइटिस, वो जो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, ये टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम रिलेटेड होती है टू द पैलेटाइन टॉन्सिल से। वो जो हमारे ओरल कैविटी के एंड में जो टॉन्सिल्स होते हैं, वो टॉन्सिल ग्लैंड्स कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, कुछ डेब्रिस की वजह से, कुछ एंटीजन की एक्टिविटी की वजह से वो हमारे टॉन्सिल ग्लैंड्स फूल जाते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, या वहां से एक्सेस ऑफ स्लाइवा की सेक्रेशन होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार हमें इवन पानी निगलने में भी बड़ी तकलीफ होती है। उस कंडीशन को हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। तो ये टॉन्सिल्स का भी मेनली काम क्या होता है कि जो हम फूड खाते हैं, फूड को मैशअप करते हैं, उस टाइम पे अगर कोई बैक्टीरिया, कोई डेब्रिस, कोई एंटीजन, कोई भी हार्मफुल मटेरियल हमारी बॉडी में फूड के थ्रू हमारी इसोफेगस में एंटर करता है, तो ये टॉन्सिल्स उसको ग्रैब कर लेते हैं, वहाँ मैक्रोफेज का काम करते हैं, वहाँ पे एक हीमोपोएसिस और इवन मतलब उन बैक्टीरियाज को किल करने का, जर्म्स को किल करने का काम करते हैं। कुल मिला के जितने भी सारे लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट्स है वो सभी हमारी बॉडी के अंदर एक तरह से मैक्रोफेजेस किल करने का, हीमोपोएसिस का और हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को अलर्ट करने का काम करते हैं। तो जो वर्स्ट कंडीशन होती है टॉन्सिलाइटिस की, उसके अंदर भी सर्जिकली क्या करते हैं कि उसमें टॉन्सिल्स को, ये जो पैलेटाइन टॉन्सिल्स है उनको रिमूव कर दिया जाता है, जिसके कारण जो हमारी जो ओरल कैविटी है, क्योंकि टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम से क्या होता है कि जो ओरल कैविटी है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है एंड इट कॉज द प्रॉब्लम ड्यूरिंग द इंगल्फिंग ऑफ फूड और इवन ड्यूरिंग द टेकिंग ऑफ और कंजम्पशन ऑफ एनी लिक्विड मटेरियल। तो नेक्स्ट जो इसके अंदर जो लास्ट है दैट इज द स्मॉल bronchiolar follicles। Small bronchiolar follicles, small bronchiolar follicles। ब्रोंकियल इसमें नाम से ही क्लियर है कि ब्रोंक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं। ब्रोंक्यूल्स
these are present in the lungs. जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ लंग्स का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि व्हाट आर द ब्रोंक्यूल्स। लंग्स में क्या होता है कि लंग्स में जो हमारी जो फूड पाइप होती है जिसको हम एसोफेगस बोलते हैं, इसी के जस्ट साथ हमारी रेस्पिरेटरी पाइप होती है जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया के आगे जब डिविजन्स होती हैं तो उससे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, आगे ब्रोंक्यूलर्स वो बनती हैं। तो उन ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी छोटे छोटे टिश्यूज, छोटे छोटे लंग्स प्रेजेंट होते हैं जो लिम्फ सिस्टम का या लिम्फेटिक सिस्टम का ये एक पार्ट होता है। इसका भी मेन पर्पस यही है कि जब हम एयर को रेस्पिरेशन के थ्रू अंदर लेते हैं, ब्रीदिंग के थ्रू अंदर लेते हैं, तो उस एयर के अंदर भी अगर किसी भी तरह के कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या किसी भी तरह के कोई बैक्टीरिया या फॉरेन मटेरियल जो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, वो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए या ग्रैब करने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर जितना भी हमारा ये लिम्फेटिक सिस्टम है, वो सारे लिम्फेटिक सिस्टम का पर्पस क्या है, चाहे उसमें पियर पैचेस है, चाहे लिम्फ नोड्स हैं, चाहे स्प्लीन है, या चाहे टॉन्सिल्स हैं, या चाहे अपेंडिक्स हैं, उन सबका मेनली काम क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक मेन फंक्शंस हैं। जैसे हमने बताया था कि एक तो फ्लूइड के वॉल्यूम को मेकअप करना, जैसे स्प्लीन ने क्या किया कि एज अ रिजर्वायर ऑफ ब्लड का काम किया इमरजेंसी के टाइम पे, या इनका काम होता है मैक्रोफेजेस की या मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करना, जिसको हमने हीमोपोएसिस बोला है। बॉडी के इम्यून सिस्टम को अलर्ट करना कि अगर बॉडी में कोई भी फॉरेन मटेरियल, बैक्टीरिया या कोई भी एंटीजन एंटर करते हैं तो उनको ग्रैब करके किल करना, ताकि वो हमारी बॉडी में किसी भी तरह हार्मफुल इफेक्ट ना प्रोड्यूस करें। तो लिम्फेटिक सिस्टम का टॉपिक बड़ा छोटा सा है आपके सिलेबस में देखने में, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस भी उतनी है जितने हमारे सारे बॉडी पार्ट्स की या बॉडी सिस्टम की इंपॉर्टेंस है। तो लास्ट है इसमें कि लिम्फेटिक सिस्टम की कुछ एक डिजीज हैं जो थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए कि क्या डिजीज है जो लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड है, उसको बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। जो मेन डिजीज लिम्फेटिक सिस्टम की है दैट इज एडिमा। एडिमा जिसकी वजह से इसको ओएडिमा भी बोल देते हैं, और मेन जो इसको हम बोलते हैं एलिफेंटाइटिस। एलिफेंटाइटिस, या इसको आपने पहले एक और टर्म से पढ़ा होगा एलिफेंटियासिस। इसको आप लोगों ने हिंदी में शायद इसको इस नाम से पढ़ा होगा, हाथी पांव रोग। कुछ शायद याद भी आया और कुछ शायद समझ भी आया होगा कि ये होता क्या है। कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो लिम्फ है, लिम्फेटिक सिस्टम है, जो 85% जो ब्लड है या फ्लूइड है हमारी बॉडी का, वो तो रिकवर होता है ब्लड के थ्रू, वापस ब्लड कैपिलरीज में ही वापस रीअब्सॉर्ब हो जाता है। लेकिन जो 15% जो हमारी बॉडी का फ्लूइड है वो किससे मेंटेन होता है, फ्लूइड बैलेंस, वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू मेंटेन होता है। तो उसमें फर्स्ट लेक्चर में आपको ध्यान हो कि मैंने एक पॉइंट बताया था कि अगर लिम्फेटिक सिस्टम हमारा काम करना बंद कर जाए तो उस टाइम पे एक कंडीशन क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं एडिमा। एडिमा के अंदर क्या होता है, मेनली एडिमा में जब लिम्फेटिक सिस्टम काम करना बंद कर देगा, इट विल कॉज द फ्लूइड रिटेंशन इन द बॉडी। उस फ्लूइड रिटेंशन की वजह से क्या होगा कि बॉडी के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। हमारे हाथ या हमारे पैर या हमारी पूरी बॉडी में वो सभी जो ऑर्गन्स हैं या लिम्ब्स हैं उनमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाएगी, जिसकी वजह से हमने इसको एलिफेंटियासिस या एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। जो एक सेकंड डिजीज है दैट इज हॉजकिन्स डिजीज। हॉजकिन्स डिजीज, हॉजकिन्स के अंदर डी जो है साइलेंट है। हॉजकिन्स डिजीज क्या है, इट इज द कार्सिनोमा ऑफ लिम्फ नोड्स। कार्सिनोमा ऑफ लिम्फ नोड्स। कार्सिनोमा वर्ड मतलब कैंसर, कैंसर सेल मतलब अनडिजायरेबल ग्रोथ। कैंसर क्या होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर कोई किसी किन्हीं सेल्स की अननेसेसरी या अनडिजायरेबल ग्रोथ होने लगती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कार्सिनोमा। तो इसी में क्या होता है कि हॉजकिन डिजीज के अंदर लिम्फ नोड्स की एक्सेस में जो सेल्स की है वो अनडिजायरेबल ग्रोथ होने लगेगी, जिसको हम बोलते हैं हॉजकिन डिजीज। ये भी दो तरह की होती है, एक तो कार्सिनोमा जो मैलिग्नेंसी टाइप,
टाइप जो फैलने वाली होती है, जो पूरी बॉडी में भी फैल सकता है, और एक दूसरी होती है नॉन मैलिग्नेंसी टाइप कि जहां पर ये हो गई डिजीज सिर्फ उसी पोर्शन पे ये हो जाए। एक जो तीसरी जो मेन डिजीज है, यहाँ मैंने आपको पेंडिसाइटिस तो इसमें बताई थी जो इसमें लिम्फ नोड से रिलेटेड है, और एक और इसके अंदर जो मेन डिजीज है दैट इज स्प्लीन रप्चर। स्प्लीन रप्चर, स्प्लीन रप्चर में मैंने आपको बताया था कि स्प्लीन के अंदर अराउंड 350 ml ऑफ ब्लड स्टोर होता है, जिसकी वजह से स्प्लीन को एक रिजर्वायर ऑफ ब्लड की तरह एक्ट करता है। लेकिन कई बार कंडीशन क्या होती है कि इन्फेक्शन तो हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर स्प्लीन के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाती है या स्प्लीन के अंदर भी कई तरह इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो स्प्लीन रप्चर कर जाएगी। रप्चर करने की वजह से क्या होगा, जो इसके अंदर जो ब्लड होगा दैट इज इन्फेक्शियस ब्लड, तो वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो सकता है विच विल बी हार्मफुल फॉर अवर बॉडी। तो इसलिए अगर ऐसी कभी कंडीशन आए कि स्प्लीन के अंदर इन्फ्लेमेशन है या स्प्लीन रप्चर होने की कंडीशन में है, तो स्प्लीन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि कुछ एक ऑर्गन्स बॉडी के अंदर ऐसे हैं जैसे स्प्लीन हो गई, अपेंडिक्स हो गई, गॉल ब्लैडर हो गई, जो हमारी बॉडी के अंदर जस्ट एक रिजर्वायर का काम करते हैं कि अगर हम इनको बॉडी से निकाल भी देंगे तो हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसकी वजह से जो मतलब कि रुकेगी नहीं, बॉडी की जो फंक्शनिंग है फिर भी नॉर्मल चलती रहेगी। तो ये यहाँ हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नया जो हार्ट का टॉपिक है उससे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।